आज की रासायनिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पी मैम AKA डोरा मैम। तो अब तुमसे कोई पूछे कि भाई तेरी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है, फेवरेट सीरीज कौन सी है, तो तुम्हें क्या बोलना है? मेरी फेवरेट सीरीज सोच रहा हूँ मैं कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी नहीं, एवतार नहीं, कौन सी है? तो तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें बोलना है लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज। ठीक है, दैट इज योर फेवरेट सीरीज। कौन सा हीट रेडिएशन, जो भी आप उसके ऊपर इंसिडेंट कराओगे, जो भी आप उस पे इंसिडेंट कराओगे, ये तो भैया हमारा लग रहा है एजुकेशन सिस्टम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे ये चाहता है कि बच्चा ना तो कुछ रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, मगर सारी नेगेटिविटी को भैया एब्सॉर्ब कर ले। तभी तो बैक टू बैक पेपर लीक होता है, पेपर में डिफिकल्टी लेवल हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है भाई दुनिया में। तो भाई किसी से बहस हो गई तुम्हारे, उसने चांटे वाटे जड़ दिए तो तुम्हारा भी तो लिमिट होगा ना, कि कोई एक थप्पड़ मारा है तो तुमने चलो जवाब नहीं दिया, तुमने रिएक्शन नहीं दिया, कोई दूसरा मारा है तुमने तब भी रिएक्शन नहीं, भाई तीसरे में तो उसको लपेट दोगे तुम, है ना? कि भाई मेरी भी तो एक लिमिट है ना, मेरी भी एक लेवल है जब तक मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, उसके बाद तो भाई बजा दूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। आज के सेशन से जेई एग्जाम में 4 से 8 नंबर तो पक्के हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऐसा टॉपिक करेंगे जो आसान भी है और गारंटी से जेई एग्जाम में मार्क्स भी दिलाएगा। एंड यस, मेंस और एडवांस दोनों के लिए। हाय गाइस, दिस इज मी शिल्पी कौशिक AKA योर डोरा मैम, जो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। ओके सो यार देखो, जो भी चीजें तुम हमसे डिमांड करते हो, यू हैव ऑलवेज ट्रस्टेड द एकलव्य टीम। आपने हमेशा भरोसा दिलाया है हमें कि मैम, चाहे वो एकलव्य की टेस्ट सीरीज हो, चाहे मैम कोई फ्री कोर्स आप लेकर आए, हम वादा करते हैं कि हम पूरा प्लान बिल्कुल एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह ही फॉलो करेंगे, बिकॉज वी ट्रूली नीड इट। और बेटा बस उसी के लिए, उसी के ट्रस्ट जो तुम हम पे करते हो, वी हैव प्लान्ड, आई वॉन्ट से यूट्यूब सीरीज प्लान किया है, बट मैं कहूंगी पूरा का पूरा यूट्यूब कोर्स ही बना डाला भैया तुम्हारे लिए। तो ये समझो, इसके पैसे तो शिल्पी मैम की तनख्वाह से कट रहे हैं, तुम्हारे लिए तो मुफ्त हो गया। कोई बात नहीं भाई, मैं तो चलो और पैसे कमा लूंगी, मगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये पूरा कोर्स जो है हमने फ्री में कर दिया है। इट इज, यू कैन सी, 0 रुपीज का है। तो कोई अगर ऐसा बच्चा है जो वीडियो में नया है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा आपके लिए कोर्स नहीं सिर्फ बनाया है, और भी इतनी सारी चीजें हैं जो हम इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियोस का सही समय पे आप तक पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें होता क्या है, क्लास आपने यूट्यूब पे फ्री में लिया, क्लास के बाद टीचर अपने हैंड रिटन नोट्स देते हैं, टीचर जो DPPs है, असाइनमेंट्स है, क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो देते हैं, और उनके लिए आपका लीडर बोर्ड भी जनरेट होता है। आपका रैंक ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे हैं उसमें जनरेट किया जाता है। तो शिल्पी मैम एक बात बताओ, अगर मेरे को जनवरी में ही मेंस निकालना है, जनवरी में मेंस निकाल के मैं मई में एडवांस एग्जाम देने वाला हूं, तो मुझे क्या ये कोर्स सफिशिएंट है? तो बेटा मैं कहूंगी यस, कोर्स सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हर से के गाइडेंस सेशंस भी हैं। सिर्फ आपको एक चीज करनी है इसके बाद, और वो है ETS। वो क्या है? टेस्ट सीरीज। देखिए, और टेस्ट सीरीज भी ऐसी वैसी नहीं भैया, प्रमाणित टेस्ट सीरीज। देखो जरा, एकलव्य टेस्ट सीरीज फॉर JEE 2027। मैं वैसे बता दूं किसी को नहीं पता है तो, ये वही एकलव्य टेस्ट सीरीज है जिससे पिछले साल मतलब 2026 जो जेईई का एग्जाम हुआ था, उसमें से भैया 550 से भी ज्यादा सवाल हूबहू मैच किए थे। सच बताऊं तो मैं 50 क्वेश्चन कम करके ही बता रही हूँ, मगर 550 से ज्यादा सवाल मैच करने जेईई के एग्जाम में, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। झूठ नहीं है, प्रूफ है। हमने प्रूफ के 7 सेशंस बनाए हुए हैं। तो जो बच्चा इससे कनेक्टेड था उसको कितना फायदा हुआ, उसको मतलब 2026 में तो भैया पेपर पैटर्न पूरा ही पलट दिया गया था, बावजूद उसके 550 से ज्यादा सवाल मैच किए। और एक बात बताऊं तुम्हें, इस बार तो हमने इतनी मेहनत करी है भाई इस टेस्ट सीरीज को बनाने में, कि मतलब दिन रात 100 लोगों की टीम लगी हुई थी। तो तुम ये समझ लो कि इस बार तुम दावा, मतलब डंके की चोट पे कह सकते हैं, 600 650 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली, है ना? मतलब कम तो नहीं, इतने तो मैच करेंगे ही करेंगे ओवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स।
ठीक है। तो बेटा जो एकलव्य टेस्ट सीरीज है इसको हमने लॉन्च कर दिया, तो आप फ्री कोर्स के साथ इसको जरूर कर लेना। अब इसमें दो वेरिएंट है, एक वेरिएंट है 999 रुपए का जो सिर्फ एकलव्य टेस्ट सीरीज ही है, मतलब उसमें सिर्फ आपको टेस्ट मिलेंगे। एक वेरिएंट है 1500 का। अब ये 1500 का क्यों है मैम? इसमें टेस्ट तो मिलेंगे ना, हाँ टेस्ट तो ऑब्वियसली दोनों वेरिएंट में है। इसमें आपको टेस्ट की थ्योरीज भी पढ़ाई जाएगी। हम टीचर्स आपको उस एकलव्य टेस्ट के जो टॉपिक्स हैं, जो जेईई का सिलेबस है उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कराएंगे। और तीसरी चीज बेटा वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जो भी आपको टेस्ट दिया जाएगा उस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें भी गाइडेंस सेशंस होते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप ऊपर वाला मॉडल लेना, स्पेशली जब आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो हमने यूट्यूब का फ्री कोर्स बनाया, बहुत सारे बच्चे इसको शिद्दत से फॉलो कर रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ हर वीडियो पे। तो मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि आप थ्योरी वीडियो वाला ही वेरिएंट लेना, क्योंकि क्वेश्चंस के अप्रोच में जरूरत पड़ती है ना, कि अप्रोच क्या था क्वेश्चन का, मेरा क्या गलत हो गया, तो एनालिसिस करने में आपको मदद जरूर मिलेगी। ठीक है, बस यही बोलना चाहती हूँ। इस बार हमने एकलव्य टेस्ट में बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स रखी हैं। पिछले साल बहुत ज्यादा एनरोलमेंट आए थे कि मतलब मैं सच कहूँ तो ऐप ही एक दिन तो क्रैश हो गया था, तो उसको ही हमें फिक्स करने में समय लगा क्योंकि इतने एनरोलमेंट्स आ गए। तो मैं ये कहूंगी कि इस बार हमने बहुत लिमिटेड रखा है, सिर्फ 3000 सीट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि बेटा उससे ज्यादा संख्या पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे हो सकता है स्टूडेंट्स पे। हम चाहते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज वैल्यू एडिशन की हो, एंड you have आप इतनी मेहनत करेंगे and we have to make sure that you get selected। तो हर टेस्ट को, हर क्वेश्चन को हैंड पिक किया गया है। मैं खुद थ्योरी सेशंस इसके लूंगी लाइव, वो भी मैं खुद वीडियो सॉल्यूशंस दूंगी तुम्हें। तो उस सब के लिए भाई इसीलिए लिमिटेड सीट्स रखी हैं, ताकि जो है बैच जल्दी क्लोज हो जाए तो हम फोकस स्टडी कर सके, है ना। भीड़ नहीं चाहिए हमें, मगर वो बच्चा चाहिए जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिसको पता है कि भाई मेरे जीवन में इस एग्जाम की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है, वो ही बच्चा इसमें आए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है एकलव्य टेस्ट सीरीज को परचेज करने का। उस लिंक पे जब तुम जाओगे तो तुम्हें ये वाला एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में बेटा 1499 रुपए आपको शो करेगा। ऑलरेडी एक कूपन कोड है जो लगा हुआ होगा, तो डिस्क्रिप्शन में वी हैव प्रोवाइडेड यू द लिंक, उसको टैप करके आप इसमें कोई भी मोड ऑफ पेमेंट जो है कर सकते हैं। समझ गए? ओके, चलिए। तो जो भी बच्चा नया यहाँ तक पहुंच गया है, तो भैया ऐसा है, शिल्पी मैम की केटायन आर्मी हो तुम, और मेरे को कमिटेड लोग पसंद है। ठीक है, लॉयल रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो हर बच्चा कमेंट कर देगा ये हैशटैग केटायन। ठीक है, केटायन, यू आर माय केटायन आर्मी, नो मैटर व्हाट हैपेंस वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द एग्जाम। ठीक है, चलिए। तो ये जो चैप्टर है, अब इसके फ्लो के बारे में अगर बात करूं, चैप्टर में हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और बोर्स मॉडल। आज का जो सेशन है बेटा पार्ट नंबर 2, इसमें 3 टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं मेन, और यही हमारा एजेंडा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, और तीसरा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करना है। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या करेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली। मैम ये इतना इंपॉर्टेंट है? यस, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भैया इतने सवाल आते हैं कि मैं तुम्हें दिखा ही दूंगी आज कितने आते हैं। फिर अपना पार्ट 3 में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होगा। राइट, चलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर आते हैं। क्या है स्पेक्ट्रम, कैसे बनता है? तो देखो जरा, मैं सेटअप दिखाती हूँ। अगर बेटा आप एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को भर लेंगे और उसमें मारेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, क्या किया हमने? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसमें से पास कर दिया हाइड्रोजन गैस से, तो होगा क्या? जैसे ही बिजली का झटका जाएगा इसको, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स टूट के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से एटम्स में जाएंगे। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो अगर तुमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया है हाइड्रोजन गैस के सैंपल को, तो पहले मॉलिक्यूल्स एटम्स में टूटे। अब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना। तो मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस लेवल में पड़ा था, अब इसको एनर्जी मिली है तो ऊपर जाएगा,
ऊपर जाएगा ना। अब ऊपर हाई एनर्जी स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, कब तक ही भाई किसी के घर में रहोगे तुम, एक दिन घर तो वापस आना ही पड़ेगा। तो ये भी क्या करेगा कि भाई ऐसा ऊपर तो चला गया एक्साइटेशन में, अब वापस भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको एमिट करेगा, है ना, रिलीज करेगा। अब आप उसको एक नैरो बीम से पास करते हो ताकि एक डायरेक्शन में लाइट आ जाए, फिर आप उसको प्रिज्म से पास करते हो, प्रिज्म से डिस्पर्शन होता है, और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आपको जो है वो डिस्पर्स लाइट, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो स्प्लिट हो जाती है, वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको ऑब्जर्व हुआ। इस पैटर्न को जब आप स्टडी करते हो, यही स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ या अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही तो स्पेक्ट्रम है ना, वही तो स्पेक्ट्रम है। जैसे तुम घर पे पेंट कराते हो तो पेंट की बुकलेट तुम्हें मिलती है, उसमें एक ही कलर के कितने शेड्स होते हैं। ब्लू कलर का पेंट कराना है तो ब्लू में भाई 70 तरीके के शेड्स होते हैं, वो एक स्पेक्ट्रम होता है। किसी भी चीज का अरेंजमेंट एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो जो भी तुम्हारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न बनेगा, यही स्पेक्ट्रम है, अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ। तो अगर तुम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देख रहे हो तो यू कैन से क्लियरली ये क्यों बना है। एक तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हाई एनर्जी लेवल में गया, अब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड में भी आया डी एक्साइट होकर के, है ना। तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दूसरी चीज ये लाइन स्पेक्ट्रम है। देखो जरा, तुम्हें कुछ कलर्स दिख रहे हैं, तुम इस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें वायलेट कलर, ब्लू, ग्रीन और रेड दिखा, बीच में डार्क बैंड्स आ रहे हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। और ये एक एब्जॉर्प्शन नहीं, एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। कौन सा है? एमिशन स्पेक्ट्रम है, ध्यान रखना। तो इट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, एंड इट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली इफ यू ऑब्जर्व इट। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि देखो कैसे हमने ऑब्जर्व किया, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से तो टूट गए एटम्स में इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हो गए, है ना। जो वापस आए तो कुछ जो रेडिएशन है एमिट कर दिया उन्होंने। तो वी सी दिस लाइन स्पेक्ट्रम इन हाइड्रोजन। अब सवाल तुमसे पेपर में क्या पूछता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ था, जब डी एक्साइट होके वापस आया, तो जो एमिटेड रेडिएशन है, जो उसने एमिट करा रेडिएशन, उसी से एसोसिएटेड हमसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर वगैरह पूछ लिया जाता है। ये वो पूछता है हमसे एग्जाम में, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सेवरल लाइंस होती हैं, अलग अलग रीजन्स के अंदर हमें ऑब्जर्व होती है। कुछ लाइंस होंगी स्पेक्ट्रल लाइंस यूवी रीजन में, कुछ इंफ्रारेड में आएंगी, कुछ विजिबल में आएंगी, इस तरीके से होता है। ऐसा क्यों होगा मैम? भाई खुद ही सोच के देखो तुम कि तुम्हारे पास सैंपल है हाइड्रोजन गैस का, तो उसमें भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। और इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्साइट होके ऊपर गए हैं तो यार एक बात बताओ, डी एक्साइट इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ एक ही लेवल में थोड़ी होंगे, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड में कूद के जा रहा होगा, कोई फोर्थ लेवल से कूद के थर्ड में जा रहा होगा, है ना, कोई सिक्स से कूद के फिफ्थ में आ रहा होगा, पता नहीं कितने सारे ट्रांजिशंस हो रहे होंगे। तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। क्या बनती है? स्पेक्ट्रल लाइंस। इन्हीं को, ये जो लाइंस तुम्हें दिख रही है ना, ये क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है। और ये स्पेक्ट्रल लाइंस का हमने क्या किया? कलेक्शन करके सीरीज बना दिया। तो अब तुमसे कोई पूछे कि भाई तेरी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है, फेवरेट सीरीज कौन सी है, तो तुम्हें क्या बोलना है? मेरी फेवरेट सीरीज सोच रहा हूं मैं कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी नहीं, अवतार नहीं, कौन सी है? तो तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें बोलना है लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज। ठीक है, दैट इज योर फेवरेट सीरीज। तो भाई इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें दिख रहे हैं, तो हमने इनको सीरीज में बांट दिया। सीरीज मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से कूदकर n इज इक्वल टू 1 में आता है, ये सारी कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लाइमन सीरीज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? लाइमन सीरीज बुलाते हैं। जो कौन से रीजन में लाई करता है बेटा? यूवी रीजन में। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कूद करके n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन करेगा, तो ये सारे कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या बुलाते हैं? बामर सीरीज बुलाते हैं। और ये विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, ऐसे ही जब हाई लेवल से कूद करके n इज इक्वल टू 3 में आएगा, ये कौन सी सीरीज है? पैशन सीरीज है। तो लाइमन, बामर, पैशन, ऐसे ही ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे सीरीज, ये होता है सब। ठीक है, इसमें आपसे ऐसा भी डिनोशन पूछ सकते हैं, जैसे लाइमन सीरीज की जो पहली लाइन है बेटा, ये इसको के अल्फा भी बुलाते हैं, के अल्फा। ऐसी दूसरी लाइन जो है लाइमन सीरीज की, वो के बीटा।
के किस लिए? क्योंकि पहला शेल है, तो पहले शेल को के शेल ही तो बुलाते हैं। ऐसी तीसरी लाइन है तो के गामा होगा, ठीक है। बामर में आओगे तो बामर की पहली लाइन को एल अल्फा, ठीक है, दूसरी को एल बीटा, राइट। ऐसे पाशन में आओगे एम अल्फा, एम बीटा, इस तरीके से बुलाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और सीरीज लिमिट, अगर कभी सीरीज लिमिट लिखा हो, ये लास्ट लाइन होता है, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज। सीरीज लिमिट्स बताओ, लास्ट लाइन होगा। और लास्ट लाइन कौन सा है अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है वो ऐसे डिनोशंस यूज करता है कि फर्स्ट लाइन बताइए, सेकंड लाइन बताइए। तो ये सारे रीजंस आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन 2 से कूद के 1 में आता है, लाइमन सीरीज की पहली लाइन, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बेटा 3 से कूद करके 1 में आता है, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन 4 से कूद करके 1 में आता है, दिस इज थर्ड लाइन, है ना। तो इस तरीके से कोई लाइन देके नंबर पूछे, जैसे देखिए 4 से 3 में आ रहा है, फर्स्ट लाइन, ओके। 5 से 3 में आ रहा है, सेकंड लाइन, इस तरीके से होता है ना। अब मैंने कहा फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज बताइए, तो आप सोचेंगे फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट 5 से 4 में फर्स्ट है, 6 से 4 में सेकंड है, 7 से 4 में थर्ड है, तो 8 से 4 में जो होगी वो फोर्थ लाइन होगी ब्रैकेट की, है ना। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, के अल्फा, के बीटा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड सो ऑन करके पूछते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो मैम कैसे निकालेंगे हम, एक्चुअली आप ये तो बताइए, वो जिसके बारे में एमिटेड रेडिएशन का लैम्डा वगैरह पूछ लिया। तो बेटा क्योंकि 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से कूद के लो में वापस आ रहा है, तो हम डेल्टा ई वाले एक्सप्रेशन से ही फॉर्मूला निकालते हैं, एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके आपको ध्यान रखना है, जो अपने पास एक्सप्रेशन बनता है दैट इज एक्चुअली 1 अपॉन लैम्डा, जो है किसके बराबर है, वेव नंबर, that is equal to Rydberg constant into z square, 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। RH Rydberg कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स है, मगर हम अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10 के 5 यूज करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगा के 10 की पावर 5 के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन लैम्डा जो है ये किसके बराबर है, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। भी आपको इजी सा लग रहा है, और मैं बताऊं जेईई एडवांस 2026 में क्वेश्चन आया इस पे, सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर, एंड इट इज एक्चुअली इजी एंड पूछा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इजी और इम्पोर्टेंट भाई बहुत कम जगह पे दिखेगा तुम्हें जेईई सिलेबस के अंदर, समझे। तो ये काफी काम की चीज है, हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n1 क्या है, लो एनर्जी लेवल है, और n2 क्या है बेटा, n2 अपना हाई एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो मैम एक बात बताइए, मतलब n2 आपका टेक ऑफ ऑर्बिट है और n1 आपका लैंडिंग ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन जहां से टेक ऑफ कर रहा है हाई एनर्जी लेवल से वो n2 है, जहां लैंड करके जा रहा है वो n1 है। तो हाई एनर्जी लेवल से लो के अंदर जा रहा है, ठीक है, ओके। कुछ पॉइंट्स देखिए बेटा इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों बता रही हूँ, अगर आपने ध्यान दिया है, ये जो स्पेक्ट्रम आपके सामने नजर आ रहा है ना, इसमें बामर सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। बामर सीरीज में एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है, वो ये है कि बामर की पहली 4 लाइंस को कलर्ड दिखाया गया है। रेड कलर का लाइन है, फिर ग्रीन कलर का लाइन है, फिर ब्लू है, फिर वायलेट है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, बामर सीरीज में विबग्योर के कौन से कलर मौजूद हैं पहली 4 लाइंस के अंदर, है ना। और ऐसा है क्यों भैया, ये तो कहाँ है, विजिबल रीजन में लाई करता है मैम, इसीलिए तो है। सुनिए बेटा, बामर सीरीज की सिर्फ पहली 4 लाइंस ही विजिबल रीजन में आती हैं, आगे वाली सारी जो है वो यूवी रेंज में आती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ बामर सीरीज कौन सी, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, सिर्फ यही 4 लाइंस बामर की विजिबल रीजन में आती हैं, बाकी सारी बेटा यूवी रीजन के अंदर आती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ही आपसे ना कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट लैम्डा बताइए। शॉर्टेस्ट सबसे पहले होता है शॉर्टेस्ट लैम्डा। अगर कभी बेटा सवाल में शॉर्टेस्ट लैम्डा पूछ लिया जाए कि कौन सा ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करेगा, तो आपको ये पता है कि जो एनर्जी है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
सही बात है। तो अगर मैंने कहा कि शॉर्टेस्ट लैम्डा यानी एनर्जी गैप मैक्सिमम होना चाहिए, और आप बेटा मुझे बताइए एनर्जी गैप मैक्सिमम कब हो सकता है? दो लेवल्स के बीच में। एनर्जी गैप मैक्सिमम दो लेवल्स के बीच में तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से ट्रांजिशन करके ग्राउंड में आ रहा होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से कूद के ग्राउंड लेवल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे कभी शॉर्टेस्ट लैम्डा पूछा जाए तो n2 हमेशा इंफिनिटी रहेगा, और n1 जिस भी सीरीज की आप बात कर रहे हो, जैसे लाइमन है तो 1, बामर है तो 2, इस तरीके से। ठीक है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, अगर कभी आपसे, और यही सीरीज लिमिट भी है, सीरीज लिमिट भी है ये। सीरीज लिमिट कहाँ है? जहाँ एनर्जी गैप मैक्सिमम है, जहां पर है ना इंफिनिटी से कूद के किस में आ रहा है? ग्राउंड में। ऐसे ही आगे देखिएगा जरा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर कभी आपसे पूछा लॉन्गेस्ट लैम्डा, लॉन्गेस्ट लैम्डा मतलब कि लैम्डा सबसे बड़ा तब वहां होगा जहां एनर्जी गैप सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। और बेटा आप देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दो लेवल्स के बीच में एनर्जी गैप मिनिमम होता है जब लेवल्स कॉन्जिक्यूटिव प्रेजेंट होते हैं। मतलब 4th से 3rd, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आ रहा है, 5 से 4 में आ रहा है, 8 से 7 में आ रहा है, 9 से 8 में आ रहा है, 2 से 1 में आ रहा है ना? तो दो कॉन्जिक्यूटिव लेवल्स के बीच में, यानी n1 जो भी है, n2 इसके जस्ट एक ऊपर वाला होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांजिशन करके n1 में आएगा तो वहां एनर्जी गैप मिनिमम यानी लैम्डा मैक्स होता है। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम जहां एनर्जी गैप मैक्सिमम, और लैम्डा मैक्स जहां एनर्जी गैप मिनिमम, ये लॉजिक होता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा सावधान रहना है आपको। क्वेश्चंस कराऊंगी, एक साथ कर लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके आगे देखिए। नेक्स्ट चीज होती है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कैसे कैलकुलेट करना है? तो इसके लिए हमारे पास पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल केसेस होते हैं। कुछ केस सिनेरियोज में फॉर्मूला काम करेगा, कुछ में करेगा ही नहीं। वहां आपको खुद से स्पेक्ट्रल लाइंस को ड्रॉ करके गिनना पड़ेगा कि कितनी बनेगी उस ट्रांजिशन में। ठीक है, तो अगर बेटा कभी आपसे पूछा जाए कि टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है किसी भी ट्रांजिशन में, किसमें? ड्यूरिंग एनी ट्रांजिशन, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन कब? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया देखिए इलेक्ट्रॉन ना 8th लेवल से कूद करके मान लो 5th में जा रहा है, और आपसे पूछ लिया गया कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। तो आप किसी ऐसे ट्रांजिशन में टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, जहां डेल्टा एन होता है n2 माइनस n1, मतलब हाई एनर्जी लेवल माइनस लो एनर्जी लेवल। तो 8 से 5th में जा रहा है तो 8 इज n2 एंड 5 इज n1, तो 8 माइनस 5 3, है ना? तो वो डेल्टा एन होगा। तो हम उसको यूज करके बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, राइट? ओके, अगला ये पहले वाला फॉर्मूला केस था, इस पे 1 लिख सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। दूसरा फॉर्मूला, कभी पूछे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है कहां से? nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट के अंदर इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सैंपल की बात की गई है, और बेटा सैंपल के अंदर होते हैं बहुत सैकड़ों सारे एटम्स, है ना? एक ही थोड़ी होता है, एक सैंपल की बात की गई है। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं? NC2 से आप कॉम्बिनेशन से कर सकते हो, या फिर n इंटू n माइनस 1/2। तो कब करना है ये, कब फॉर्मूले को अप्लाई करोगे? जब आपसे पूछा जाए कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में, nth से ग्राउंड स्टेट में। तो NC2 तुम्हें सिंपल करना है अगर सैंपल दिया गया है। इसको जरूर ध्यान से पढ़ना, चाहो तो इसको थोड़ा कलर कर लो सैंपल वाली बात को। सैंपल है ये NC2। ठीक है, तीसरा केस, अगर कभी पूछा जाए कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी जब तुम्हारे पास आइसोलेटेड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। सेकंड केस में मैंने सैंपल लिया था हाइड्रोजन स्पीशीज का जिसमें ढेरों सारे ट्रांजिशंस होंगे। अब मैं बात कर रही हूं आइसोलेटेड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का, एक ही आइसोलेटेड एक ही एटम है, मैं उसकी बात कर रही हूं। जब वो NH से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसमें n-1 होता है। कैसे मैम n-1 होता है? देखो जैसे मैंने कहा एक ही तो है एटम, मैंने कहा कि बताइए आपके पास एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है जिसने ट्रांजिशन किया 1 2 3 4 5 से लेके ग्राउंड में, है ना? 5 से ग्राउंड में जा रहा है वो, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएगा? देखो मैक्सिमम, वो भी है ना, मैक्सिमम कितनी बनेंगी?
मैक्सिमम का तो एक ही जुगाड़ है, 5 से पहले 4 में जाए, फिर 4 से भैया 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, 2 से 1 में आए। तो गिनो, 1 2 3 4, 4 स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है ना। तो कहां से, फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट में आए। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था फिफ्थ टू ग्राउंड स्टेट। तो मैक्सिमम कितनी लाइंस बनी, आइसोलेटेड एटम है, मैक्सिमम कितनी लाइंस बनी, तो 4। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट एकदम सही काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है सेशन, सो तो नहीं गए ना, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? क्योंकि जब प्रिपरेशन की दिशा पता नहीं, अरे वो दिशा पाटनी नहीं, जब जेई की प्रिपरेशन में कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो नींद तो आ ही जाती है। बस इतना पता चल जाए क्या कब कितना पढ़ना है, और हर हफ्ते कोई चेक कर ले कि जितना पढ़ा है सही तो किया है ना, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बेटा कुछ ऐसे ही है हमारा एक लव्य टेस्ट सीरीज। कई सालों के जेई पेपर को एनालाइज करके हमने कुछ ऐसा बनाया है कि यही समझ लो आपका जेई का पेपर है। तो डंके की चोट पे कह सकते हैं हम, पेपर तो यहीं से आएगा। तो हर हफ्ते शेड्यूल टेस्ट रहेंगे जिसमें इतने सारे बच्चों में आपका रैंक बनाया जाएगा। तो हर हफ्ते उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपने टेस्ट देना है, और बस क्या, वही करते रहो। तो लेक्चर को ध्यान से लगा लो। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। स्पेक्ट्रल लाइंस, 4 स्पेक्ट्रल लाइंस बनी अपने पास, समझ गए इस बात को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक करते हैं, आइएगा जरा एक सवाल करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नीडेड टू शो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस अगर ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन 4th एक्साइटेड स्टेट इनिशियली। कहता है मिनिमम हाइड्रोजन एटम्स कितने चाहिए अगर हमें 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनानी है, अगर सारे एटम्स 4th एक्साइटेड स्टेट में थे इनिशियली। 1 2 3 4 और 5। 5 क्यों बनाया मैम? बेटा क्योंकि 4th एक्साइटेड स्टेट के लिए n वैल्यू 5 रहेगी। दिस 5 4 3 2 1। क्या इसमें फॉर्मूला काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसने हाइड्रोजन एटम के कितने मिनिमम हाइड्रोजन एटम्स होंगे कि 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बने, अगर सारे के सारे एटम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, 4th एक्साइटेड स्टेट मतलब n5 में। मेरे को मिनिमम हाइड्रोजन एटम यूज करके 10 स्पेक्ट्रल लाइन बनानी है। तो मिनिमम यूज करना, एक काम करते हैं, पहले एटम को सीधा 5 से 1 कुदा दो, सीधा 5 से 1। दूसरे को 5 से 2 में ले आओ पहले, और 2 से फिर 1 में ले आओ। अच्छा, एक स्पेक्ट्रल लाइन को एक ही बार गिनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैम पहले 3 तक ले आओ 5 को, फिर 3 से 1 में। ये सारी यूनिक है अब तक। अच्छा मैम 5 से 4 में ले आओ, और 4 से शिल्पी मैम 1 में ले आओ, ठीक है। 5 से 4 में ले आओ मैम, 4 से 2 में ले आओ, 2 से 1 ला सकती हूँ, ठीक है। यहां से देखो क्या मैं कर सकती हूँ, 5 से 3 ले आऊं बेटा, 3 से 2 ले आऊं, और 2 से 1 ले आऊं। क्या मैं ये कर सकती हूँ, 5 से 4 ले आऊं, 4 से 3 ले आऊं, 3 से 2, 2 से 1। क्या हमने रिपीट किया है? एक बार गिन लेते हैं, आ जाए गिनते हैं। हमने रफ आइडिया बना लिया। देखो यूनिक लाइंस को मैं डबल डैश से दिखा रही हूँ। एक तो ये स्पेक्ट्रल लाइन है, दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन, ये तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन, ये चौथी रिपीट नहीं करनी, चौथी, ये पांचवी, 5 बन गई। ये 6th, क्या ये रिपीट हो चुका? नहीं। 7, क्या ये हो चुका? हाँ ये हो चुका है, इसे नहीं गिनेंगे। 7 ये हो चुका है क्या? नहीं। 8 ये हो चुका है, यस। ये हो चुका है, यस हो चुका है। क्या ये हो चुका है? 3 से 2 नहीं हुआ है। 9 ये भी हो गया। अच्छा कौन सा बचा है फिर? ये वाला बचा था 4 से 3, देखो 4 से 3 वाला, और तो हो चुके थे सारे। तो 10 बनी क्या? बोलो बनी क्या? गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैम हमने? देखो जरा अच्छे से, कुछ ना कुछ गड़बड़ तुमने जरूर किया होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई, और तुमने एटम कितने ले लिए? उसने कितने मिनिमम पूछे थे? 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चे इधर ये इंटीजर टाइप में पूछा जाएगा, और तुमने गलती की होगी कि तुम सेम स्पेक्ट्रल लाइन को शायद दोबारा गिन चुके होगे, या तुमने कोई मिस किया होगा, कैसे गिन के देखो। आपने पहले 5 से 1 किया ट्रांजिशन, ठीक है। मैं 5 से 2 लेकर आई, 2 से 1, 3 तो पक्का है, ठीक है। फिर 5 से 3 लेकर आई 4th, और फिर बेटा 3 से 1 5 बन चुके हैं। यहां तक किसी को रिपीट तो नहीं किया, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? देखो 3 एटम्स तक आप गिन चुके, 1 2 3 5 बन चुके, 5 हो चुकी थी यहां तक। यहाँ पे देखिए 5 से 4,
फिर उसके बाद हमने 4 से 1 किया, तो 5 से 4 का ट्रांजिशन गिनेंगे, पहले हुआ है नहीं हुआ, क्या 4 से 1 हुआ है ट्रांजिशन, नहीं हुआ, तो इसको भी गिन लेंगे। 4 एटम्स, देखो यहाँ तक 4 एटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, आगे चलो, आगे चलना जरा। यहाँ देखो 5 से 4 आई आप, क्या 5 से 4 पहले लिया है, नहीं लिया। फिर आप 4 से 1 आई, क्या 4 से 1 का ट्रांजिशन आपने काउंट किया है, नहीं, ये तो हो चुका ना। चलिए, फिर 5 से 4 आई आप, 5 से 4 पहले ले चुके हैं, ऐसे नहीं गिनेंगे। फिर 4 से 2 आई, क्या 4 से 2 का ट्रांजिशन लिया अब तक, लिया है क्या, नहीं लिया। फिर 2 से हम 1 आए, 2 से 1 का हम ले चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुके हैं। यहाँ तक देखो 8 हो चुकी है, 1 2 3 4 5 एटम से 8 लाइंस बन चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखो आपने ये वाली लाइन ले ली है 5 से 3, क्या 3 से 2 ले चुके हो, 3 से 2 का ट्रांजिशन नहीं लिया है, क्या 2 से 1 का ट्रांजिशन लिया है, यस लिया है मैम, लिया है ना, देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई लाइन मिस तो नहीं की, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर आगे देखो 5 से 4 आई, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, क्या 4 से 3 वाला पहले गिना है, नहीं गिना है। तो एक बात बताओ मुझे, तुम्हें मैक्सिमम एटम करोगे तो कितने में ही फैला सकते हो, है ना। अगर बेटा एटम्स की ही आपको लिमिट दी है, मतलब आपको मिनिमम में लेकर आना है, आप एक बार ये जरूर क्रॉस चेक करिएगा कि मैम एक बात बताइए मुझे, ये जो मैंने लास्ट सेकंड ट्रांजिशन बनाया है, क्या ये इंपॉर्टेंट था बनाना, नहीं। कैसे, देखो देखो ध्यान से देखो, आप इसको चेंज करिए, जो पैटर्न आपने बनाया ना, एक मिनट, एक तो भैया इसमें इरेजर ही काम नहीं करती, ये वाली लाइन को देखो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो, क्यों नहीं है, क्योंकि यार ये वाला जो 3 से 2 का ट्रांजिशन है, 3 से 2 वाला, ये तो यहाँ भी है नेक्स्ट वाले में, देखो ना मिनिमम एटम चाहिए, ये 3 से 2 तो यहाँ भी आ रहा है, समझे क्या तुम ये बात। अभी गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एटम तुमने कम कर दिया, कितने एटम्स हुए, 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स हो गए। जो ट्रांजिशन तुमने बनाया था गलत नहीं था, वो ट्रांजिशन बिल्कुल सही था, मगर हमें मिनिमम हाइड्रोजन एटम्स के साथ 10 लाइंस को लेना था, तो मिनिमम को यूज करना है, तो इस वाले एटम में हमें 2 तो लाइंस ही मिल गई यूनिक, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले में 1, सेकंड में 2 मिले, 2 2, और ये कितने हो गए टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 एटम्स, तो 6 एटम से 10 वेक्टर लाइंस बन गई। टाइम लेके कराए ये सवाल, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसीलिए पहले जैसे आपने किया है उसके बाद चेक करिए, आपने या तो लाइंस को रिपीट किया है ट्रांजिशन को, या आपने मैक्सिमम एटम्स ले लिया है, हमें मिनिमम एटम के केस में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखो, कहते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हीलियम स्पेक्ट्रा, हीलियम आयन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक केस नंबर 1 वाला है, केस 1 में जो मैंने आपको कराया था डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 अपॉन 2, और डेल्टा एन कैसे आएगा, n2 माइनस n1। अब n2 n1 क्या है मैम, बेटा फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो यानी कि 5 प्लस 1 6 है n2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 1 प्लस 1 2, तो यानी कि 6 माइनस 2 दैट इज 4, डेल्टा एन इज 4, तो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी डेल्टा एन 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, समझ गए, क्या है 10 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट, कहते हैं मैच द लिस्ट विद द लिस्ट टू, पहले वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज, बामर, पाशन, ब्रैकेट, जो भी आपको ध्यान आता है, लास्ट वाली लाइमन वाली यूवी रीजन में आएगी, बामर वाली हमारी विजिबल में आएगी, बाकी पाशन और फंड आईआर के अंदर आएंगे। तो ए अगर 2 से मैच कर रहा है, बी 4 से मैच कर रहा है, सी 3 से और डी 1 से, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, कर सकते हैं सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, कहता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ है जो मस्कुलर पेन के लिए रेडिएशन को यूज कर रहे हैं, उसका लैम्डा 900 नैनोमीटर था, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 900 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, और आई कैन राइट इट एज 9 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा है कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन की सुटेबल है इसके लिए। ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट दिया है, h दिया है, तो 1 अपॉन लैम्डा, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z स्क्वायर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है।
1 अपॉन लैम्डा क्या है, 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। रिडबर्ग कांस्टेंट 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स है, और ये कौन है, हाइड्रोजन एटम है, z स्क्वायर 1 स्क्वायर ही रहेगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इससे कट ही जाएगा भैया, तो 1 अपॉन 9 को लिख सकते हो 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। कंपेयर करो, n1 3 और n2 इंफिनिटी, तो n2 इंफिनिटी और n1 बेटा 3, तो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 3 में ट्रांजिशन कर रहा है। लाइमन बामर पाशन, n1 अगर 3 है तो पाशन सीरीज है और इंफिनिटी से 3 ट्रांजिशन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, एडवांस में भी आते हैं सवाल, कराऊंगी उसके भी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज लैम्डा 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं लैम्डा मिनिमम, लिख लेते हैं लैम्डा मिनिमम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम है तो Z1 है, लाइमन सीरीज है तो N1 1 है। शॉर्टेस्ट क्योंकि बोला गया है, शॉर्टेस्ट लैम्डा वहां होगा जहां एनर्जी गैप मैक्सिमम है, यानी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से कूद कर आया है। जो लैम्डा है, लैम्डा 1 दिया गया है। रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट इज 1 अपॉन लैम्डा 1। ठीक है, आगे क्या पूछता है हमसे, कहता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इन हीलियम आयन इज। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स हमसे पूछा गया है बामर सीरीज के अंदर हीलियम आयन, तो Z2 है। लाइमन बामर, लाइमन के बाद बामर आता है, तो मतलब n1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, n2 क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स जहां एनर्जी गैप मिनिमम होगा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से कूद के 2 में आएगा। n1 तो 2 है, तो जस्ट उसके ऊपर वाले से कूद के आ रहा है n1 में, मतलब 3 से 2 में आ रहा है, तो n2 3 है यहाँ, सही बात है। इसका लैम्डा मान लो लैम्डा डैश है, क्या होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट Z स्क्वायर मतलब 4, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, आंसर्स में लैम्डा 1 की टर्म्स में रिपोर्ट किया गया है, तो हम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यूज कर लेते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा डैश होगा 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 4 और 9 4 जा 36। ठीक है, 9 माइनस 4, तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 36। ओके, तो व्हाट वी कैन राइट डाउन कि 1 अपॉन लैम्डा डैश जो है वो क्या होगा, 4 9 जा 36, 5 अपॉन 9 लैम्डा 1, तो यानी बेटा लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 9 लैम्डा 1 अपॉन 5, which is I think matching with option number C। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान से देख लो, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, इजी। जे एडवांस का क्वेश्चन देखो भाई, सवाल कहता है हीलियम आयन के लिए एक ट्रांजिशन हुआ ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतने से इतने में, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन इज। अब क्वेश्चन को अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें रिडबर्ग फॉर्मूला तो चमकेगा, मगर उसने ना n1 n2 ना दे करके क्वेश्चन को रेडियस के अराउंड घुमा दिया कि इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया है एक ऐसे ऑर्बिट से जिसका रेडियस जो है इतना है, तो मतलब ये r2 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी n होगा वो n2 होगा। ठीक है, और किसमें गया है, एक ऐसे ऑर्बिट में जिसका रेडियस 26.45 है, वो r1 है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, देखिए रेडियस होता है 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर, कहां से, बोर मॉडल से हम ये बात जानते हैं। तो आप एक बात बताइए, R2 की वैल्यू को पुट करके जो 105.8 पिकोमीटर है किसके बराबर है, 52.9 इंटू n स्क्वायर, जो n2 स्क्वायर अपॉन z कितना होगा, हीलियम है तो 2 रहेगा, यहां से n2 की वैल्यू आ जाएगी 2 आपकी। ठीक है, ओके, ऐसे ही आप R1 की वैल्यू जो कितना दिया गया है 26.45, ये भी किसके बराबर होगा, 52.9 इंटू n1 स्क्वायर अपॉन z जो कि 2 है, यहाँ से n1 आ जाएगा 1। तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन किया वो n2 इज इक्वल टू 2 से कहाँ गया है, n1 इज इक्वल टू 1 के अंदर। ठीक है, तो n1 n2 तो मिल गया, अब रिडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट ना जूल्स में दिया गया है, तो आप जो ये वैल्यू रखते हो यहाँ पे आपको hc अपॉन लैम्डा लेना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट जूल्स में है। अगर सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में होता तो हम 1 अपॉन लैम्डा लेते। रिडबर्ग कांस्टेंट टू z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, करेक्ट है। h और c का मल्टीप्लीकेशन मैंने पिछले सेशन में भी पढ़ाया था। अगर आप जूल सेकंड में h को ले रहे हो और स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड है तो ये 2 इंटू 10⁻25 जूल मीटर बनता है। लैम्डा निकालना है, रिडबर्ग कांस्टेंट 2.2 इंटू 10⁻18 जूल्स है। z स्क्वायर हीलियम है तो z स्क्वायर 4 होगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यहां से बेटा लैम्डा आप निकालोगे तो 30 पिकोमीटर आएगा, अच्छा सॉरी नैनोमीटर, आई एम सॉरी माय बैड, 30 नैनोमीटर आ रहा है। एक बार चेक करना, 30 इंटू 10⁻9 आ रहा है, जो मैंने वैल्यू सॉल्व की थी उससे तो हाँ इतना ही आ रहा है, 30 नैनोमीटर बनेगा। ये आंसर था। अब जेई एडवांस का सवाल था, ये कितना हलवा था भैया, कोई तुम्हें हलवा परोस के दे रहा है और तुम्हें आगे खाना है, बस इतना तो कर ही सकते हो ना। और 2026 में भी जो इसका क्वेश्चन आया है ना वो बहुत ज्यादा आसान आया है। अभी पीवाईक्यू डिस्कशन सेशन होगा अलग से, उसमें मैं सारे वो क्वेश्चंस कराऊंगी तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत लो, इतने पीवाईक्यूज करा देंगे, तुम भी ऐसा हो जाएगा मैम ये क्या ही कर रहे हो आप, इतने क्वेश्चन हमको याद ही हो गए शिल्पी मैम, और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। फिर ऊपर से एकलव्य टेस्ट सीरीज तो है ही है, तो जो बच्चा यहाँ तक पहुंच गया भैया एकलव्य टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है इसी हफ्ते से और सीट्स हैं लिमिटेड, तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अभी ले लो। फिर मत मुझे कहना शिल्पी मैम प्राइस कम करवा दो, फिर मैं तुम्हारे पैसे कम नहीं करा सकती, एक बार बढ़ गया तो समझ के अभी ले लो, जितना दिन है 3000 सीट्स भरते ही प्राइस इज गॉन, ठीक है, लाइक क्रेजी, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है। तो यार अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मैक्सवेल का बोलबाला हुआ करता था जीवन में, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भैया लाइट का वेव नेचर बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, तो उस समय पे सब ये समझते थे कि लाइट का तो भैया वेव नेचर है। तो जब प्लैंक्स आए, प्लैंक्स ने कहा नहीं नहीं लाइट का पार्टिकल नेचर है, आप किसी भी लाइक रेडिएशन को देखते हैं तो प्लैंक्स ने कहा उसमें एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में आती है। तो वहां पे उनकी बात किसी ने नहीं मानी प्लैंक्स की। अब आप आगे दो फिनोमेना देखिए बेटा, सबसे पहला फिनोमेना हमारे पास कौन है, ब्लैक बॉडी है, और दूसरे वाला वी हैव इज फोटो इलेक्ट्रिक वेव। ये कौन से फिनोमेना है शिल्पी मैम, किस फिनोमेना की बात कर रहे हो बेटा, मैं बात कर रही हूँ ऐसे फिनोमेना की जो पार्टिकल नेचर के ऊपर बात करते हैं, पार्टिकल नेचर को डिफाइन करते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सपोर्ट करते हैं दो फिनोमेना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मगर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक बॉडी इतने काम का नहीं होता है, मगर पढ़ेंगे जरूर हम फिर भी। तो होता क्या है ब्लैक बॉडी, जो काले रंग का होगा नहीं, एक ऐसा बॉडी बेटा ध्यान से सुनिएगा, विच नीदर रिफ्लेक्ट, क्या कहा, विच नीदर रिफ्लेक्ट्स नॉर ट्रांसमिट, जो ना तो रिफ्लेक्ट करे और ना ही क्या करे ट्रांसमिट करे, मगर एब्जॉर्ब कर ले। बट क्या करे बेटा, एब्जॉर्ब कर ले, किसको, होल ऑफ द हीट रेडिएशन जो भी इस पे डाला जाएगा। एक ऐसा बॉडी जो ना तो रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, मगर क्या कर ले, मगर एब्जॉर्ब कर ले ऑल द हीट रेडिएशन। ऑल द हीट रेडिएशन, कौन सा हीट रेडिएशन, जो भी आप उसके ऊपर इंसिडेंट कराओगे, जो भी आप उस पे इंसिडेंट कराओगे। ये तो भैया हमारा लग रहा है एजुकेशन सिस्टम है, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे ये चाहता है कि बच्चा ना तो कुछ रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, मगर सारी नेगेटिविटी को भैया एब्सॉर्ब कर ले। तभी तो बैक टू बैक पेपर लीक होता है, पेपर में डिफिकल्टी लेवल हो रहा है, पता नहीं क्या कुछ चल रहा है भाई दुनिया में। तो ऐसा है, ये तो यही चीज हो गई कि ना तो आप भैया रिफ्लेक्ट करो ना ट्रांसमिट करो, बस एब्जॉर्ब कर लो सारी हीट। अरे क्या करें हम, ब्लैक बॉडी बन जाएं, है ना, यही तो चाहते हैं ये। इवन अभी सोनम सर के साथ जो भी हो रहा है दैट इज सो अनफेयर, वी ऑल नो इट, है ना। तो चलो एनीवे वापस आते हैं। तो ऐसा बॉडी जो ना रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट, मगर एक बात देखो श्योर होती है, अगर तुम मेहनत करते हो उसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो जस्ट कीप ऑन ग्राइंडिंग योरसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ एक्चुअली। लाइफ इज लाइक दैट, लाइफ इज अनफेयर एक्चुअली। चलो तो अब इसको समझते हैं। आपने अगर कभी लोहे को हीट किया है, तो अगर आप जैसे लोहे को भट्टी में डाल दोगे तो आपको दिखेगा लो टेम्परेचर पे वो डल रेड कलर का होगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें कलर चेंज होगा, वो येलोइश टोन में आएगा, और हाई टेम्परेचर पे व्हाइट हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो आपको दिखेगा ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है बहुत हाई टेम्परेचर हुआ तो आपने देखा कि भाई अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो निकलती जा रही है ना। अब इसी को हमने समझा था, मतलब जो ब्लैक बॉडी है ना, इसमें ग्राफ को ही हमने समझना होता है। ग्राफ मैं आपको दिखा के समझाऊंगी।
मैंने इस ग्राफ को बनाया इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। आपको पेपर में इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी दिया जा सकता है। ये वेवलेंथ है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है, ये ध्यान रखना है। इस ग्राफ को हम पढ़ेंगे कहाँ बेटा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट में जरा देखिए, जब आप यहाँ पे देखो वेवलेंथ को जब आप घटा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मैंने वेवलेंथ को घटाया तो लैम्डा आपका बढ़ा बढ़ा और लैम्डा मैक्स तक पहुंच गया। उसके बाद और वेवलेंथ घटाने पे इंटेंसिटी फिर घट रहा है। अच्छा, टेम्परेचर T2 पे क्या हो रहा है मैम, देखो हायर टेम्परेचर पे भी सेम ही पैटर्न दिखा कि वेवलेंथ घटाने से बेटा इंटेंसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, इंटेंसिटी एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। क्या है ये लैम्डा मैक्स है, मैक्स वैल्यू। उसके बाद इंटेंसिटी फिर कम होने लगा। तो अब इसी बात को कॉपी में अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि भैया ऐसा है, किसी गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है रेडिएशन एमिटेड का वो इंक्रीज हुआ विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, reaches a maximum value and then starts decreasing with further decrease of the wavelength। तो देखो जरा, यही मैं बोल रही हूँ लैम्डा मैक्स, ये भी अपना क्या है, लैम्डा मैक्स है। यस और नो, लैम्डा मैक्स है। और किसी भी पॉइंट, मतलब आप देखोगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं बता रही हूँ इसमें बेटा, हायर टेम्परेचर में जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स, देखो लिख देती हूँ, हायर टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लो वेवलेंथ, टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। क्या सही है ये बात बोलना? ग्राफ को ध्यान से देखो, हायर टेम्परेचर पे यानी T2 के ऊपर जो लैम्डा मैक्स है T2 का वो कम वेवलेंथ के ऊपर है। अगर ये मान लो भाई 800 नैनोमीटर है तो ये कितना है, ये 1400 नैनोमीटर है। आपने ये चीज यहाँ भी देखी, जो मैंने ये दिखाया था कलर रेंज, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा था तो डिक्रीज हो रहा था वेवलेंथ। 10,000 केल्विन पे लो वेवलेंथ वाला ब्लू वाला कलर आपको दिखा था, है ना। ये ग्राफ से भी पता चलती है। एक लॉ होता है वेन्स लॉ, जो ये कहता है कि भैया जो लैम्डा मैक्स और ये टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन है लैम्डा मैक्स इंटू टी, ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना जरूरी नहीं है, वैसे 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। लैम्डा मैक्स वेवलेंथ था जब इंटेंसिटी रेडिएशन का मैक्स है, ठीक है। तो बस ये लैम्डा मैक्स इंटू टी कांस्टेंट होता है। ये ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन 2023 में मैं बता रही हूँ आया था, वो पीवाईक्यू डिस्कशन में करेंगे हम। उसमें आपको बस स्टेटमेंट दी गई थी, कुछ 5-6 स्टेटमेंट, और उसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के प्लॉट को पूछा गया था। ये फ्रीक्वेंसी लैम्डा है, ठीक है। पता इतना ही रखना है, क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा, पूछा भी तो हम करने के लायक रहे, हम इतने सक्षम हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके चलिए, तो अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। प्लीज ध्यान से समझिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखो फिनोमिना है बेटा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। जब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करते हैं कुछ मेटल्स के सरफेस से, जब उस मेटल को एक्सपोज कर दिया जाए टू अ बीम ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, क्या होता है देखिएगा जरा, देखो हमारे पास एक मेटल है, ध्यान समझना, देखिए पूरा फिनोमेना समझिए। हमारे पास एक मेटल है, मेटल अक्सर ऐसा होता है जो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का हो, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो, सीजियम टाइप का। तो उसमें क्या होगा, मेटल है, मेटल के अंदर भैया मेटल के एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो भरे हुए होंगे। मैं 2-4 ही बस सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। कुछ हमारे पास कुछ मेटल है। चलिए अब हमने क्या किया, मेटल के सरफेस के ऊपर कुछ लाइट डाल दी, कुछ लाइट को इम्पार्ट करा दिया, इंसिडेंट लाइट। मान लो इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी EI है, तो जब आप मेटल के ऊपर एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट को फॉल कराते हैं, एक लाइट इंसिडेंट लाइट गिराते हैं, तो उस इंसिडेंट लाइट की कुछ एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी हमेशा 2 हिस्से में बढ़ जाती है। कैसे मैम, देखिए कुछ मिनिमम एनर्जी इस इंसिडेंट लाइट की वो कहाँ पे यूज होती है, एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जैसे ही आपने एनर्जी डाली मेटल के सरफेस पे, फोटोन है उस इंसिडेंट लाइट के अंदर, कौन है, फोटोन है। तो वो फोटोन जाके मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो जब वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, पूरी की पूरी एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकलने की कोशिश करेगा एटम से। अगर आपने सफिशिएंट एनर्जी की लाइट दी है तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके बाहर आ जाएगा।
मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डाली इंसिडेंट, और इलेक्ट्रॉन को मेटल की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए मान लो केवल 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत थी। तो उस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यूज करके इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया। अब बाकी की जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली, जो बची बेटा, वो इस इलेक्ट्रॉन को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। तो जब भी आप किसी मेटल के सरफेस के ऊपर एक एनर्जी की लाइट इंसिडेंट कराते हैं EI, इस इंसिडेंट एनर्जी की लाइट के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है वो मिनिमम एनर्जी, जो बेटा इलेक्ट्रॉन को एटम की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए चाहिए होता है 5 मिनिमम, या इसको वर्क फंक्शन W0 से भी लिखते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है, अच्छा, प्लस बाकी जो बचा मैक्सिमम वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलता है। तो जो फॉर्मूला होता है ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो ये होता है, ऐसे बनता है। बहुत चीजें इसमें समझेंगे हम। तो इसी इंसिडेंट लाइट को आप कैसे लिख सकते हो, एच न्यू। ठीक है, ये आपका वर्क फंक्शन है, इसको एच न्यू नॉट लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। ये जो न्यू नॉट है ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और समझेंगे अच्छे से। देखो, क्या ऐसा होता है शिल्पी मैम कि कभी भी हम किसी भी एनर्जी की लाइट को मेटल के सरफेस पे डालते हैं, ठीक है, मेटल है, मेटल के अपने एटम्स हैं, इसको छोटू ही दिखा लेते हैं अब। ठीक है, चलो मेटल एटम्स टाइप, या नहीं भी दिखाएं तो इट इज फाइन, एक भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। चलो एक ही दिखा लेते हैं। क्या ऐसा है बेटा कि सिर्फ कोई भी एनर्जी की लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर निकलता है? नहीं। जो भी इंसिडेंट लाइट आपने डाली, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और जो मेटल है ना, हर मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। सही बात है ना। अब तुम भाई किसी से बहस हो गई तुम्हारे, उसने चांटे वाटे जड़ दिए तो तुम्हारा भी तो लिमिट होगा ना, कि कोई एक थप्पड़ मारा है तो तुमने चलो जवाब नहीं दिया, तुमने रिएक्शन नहीं दिया, कोई दूसरा मारा है तुमने तब भी रिएक्शन नहीं, भाई तीसरे में तो उसको लपेट दोगे तुम, है ना, कि भाई मेरी भी तो एक लिमिट है ना, मेरी भी एक लेवल है जब तक मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, उसके बाद तो भाई बजा दूंगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है कि हर मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट डालोगे तो कभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मेरी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि मिनिमम इस फ्रीक्वेंसी की लाइट तो आपको मेटल के ऊपर डालनी ही पड़ेगी, मिनिमम इस फ्रीक्वेंसी की लाइट तो आपको मेटल को देनी पड़ेगी, ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इससे कम फ्रीक्वेंसी डाल पे तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है बेटा, तो हम कहेंगे नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, कोई इलेक्ट्रॉन हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अगर आप उतनी बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर ऑब्जर्व होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जरूर आ जाएगा, मगर जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, अगर बेटा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इस बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ऑब्जर्व होगा ही होगा, और वो भी बेटा विद काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन। इस बार जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। समझे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अगर लैम्डा के रूप में पूछे तो लैम्डा तो इनवर्स होता है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का तो भैया इनवर्स ही रिलेशन है। तो अगर लैम्डा नॉट लैम्डा से बड़ा होने पे नोट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लैम्डा ज्यादा होना चाहिए लैम्डा नॉट, तो सॉरी न्यू ज्यादा, न्यू मैंने लैम्डा बोला, न्यू ज्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से, है ना, तो लैम्डा नॉट के लिए उल्टा कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ऐसा फिनोमेना जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है कुछ मेटल से, जब हम उस मेटल के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट डालते हैं, इसे ही अपन क्या बुलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें काफी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। बिल्कुल, जैसे ही फोटोन गया
अंदर टकराया, इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी दी, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई टाइम लैग नहीं होता भैया। ये इंडियन गेस्ट की तरह नहीं है जो हमेशा अगर भाई 10 बजे खाने का टाइम लिखा कार्ड पे तो हम तो अरे 10 बजे कौन आता है, 11 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे, ये वो नहीं है। दे आर लाइक भाई जब फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन से तुरंत धाड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, टाइम लैग नहीं होगा अगर सफिशिएंट है एनर्जी तो, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा थ्योरी पॉइंट देके घबराना नहीं है, जो भी मैंने बताया वही लिखा हुआ है ये लैंग्वेज में बस, ठीक है। हर मेटल के लिए बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये पॉइंट्स पढ़ाना जरूरी हो चुका है क्योंकि पेपर जिस तरीके का आ रहा है ना उसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा हैं, तो वी हैव टू फोकस, ठीक है। हर मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, जिसको बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बुलाते हैं। इसके नीचे अगर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ये वही चीज है जो मैंने उस स्लाइड पे आपको पूरा का पूरा समराइज करवा के लिखवा दिया था, वही चीज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बहुत मजे की देखी गई, एक नहीं एक्चुअली दो चीजें थे ऑब्जर्वेशन मेरा जो बिल्कुल धाकड़ थे। पहला ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो जब एक्चुअली जो पूरा एक्सप्लेनेशन था ना वो आइंस्टीन ने किया, मतलब मैंने आपको बताया था प्लैंक्स ने जो अपना क्वांटम थ्योरी दिया तो प्लैंक्स को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था कि ये इंसान बोल रहा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। उसके बाद उनके सपोर्ट में आइंस्टीन आए थे और आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस, यू आर सीइंग दैट नाउ। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम इंसिडेंट लाइट की बेटा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, नहीं नहीं तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है, कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने इंसिडेंट लाइट डाली थी सरफेस के ऊपर मेटल के, उस इंसिडेंट लाइट की जब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया, इंसिडेंट लाइट की बेटा जब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं हुआ। जो काइनेटिक एनर्जी थी वही थी, मगर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। जब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, जो लाइट मेटल के सरफेस पे जा रही थी, जब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया गया तो ऐसा देखा गया नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। अब बेटा अगर इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बढ़ेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन करंट का ग्राफ इंटेंसिटी के वर्सेस बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। यहाँ ग्राफ में नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता है, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले हैं तो ज्यादा फोटो करंट हो गया, फोटो करंट बढ़ गया। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखा गया था फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। वो क्या पॉइंट था मैम, वो भी चलो यहीं लिख देती हूँ, आगे आएगा वैसे। हाँ यहाँ पे देखिए, देखो इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ बेटा, जब हमने इंसिडेंट लाइट की, जो आपकी इंसिडेंट लाइट थी, जो आपकी इंसिडेंट लाइट थी, जब आपने इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को जब हमने बढ़ा दिया तो उससे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहे, मगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, जो इंसिडेंट लाइट था हमारे पास है ना,
जो इंसिडेंट लाइट था बेटा, उस इंसिडेंट लाइट का जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। जब इंसिडेंट लाइट का हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। यस तो आइंस्टीन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ग्राफ देखिए, अगर आपको ग्राफ पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये बढ़े, मगर ग्राफ को कभी ओरिजिन से शुरू नहीं करना। अगर ओरिजिन से ग्राफ शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा आपको पता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती है ना। मैंने कहा था आपको कि जब न्यू नॉट के बराबर है तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा एटम की गिरफ्त से छूट के, मगर उसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आप उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट होगी तो ही इलेक्ट्रॉन को भैया क्या मिलेगा, तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए ग्राफिक पर्टिकुलर जब न्यू नॉट के बराबर है उसके बाद काइनेटिक एनर्जी देखो बढ़ना शुरू हुआ है, दिखा आपको, है ना। ओके तो ये चीज है। तो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आइंस्टीन ने भी एक्सप्लेन की इस चीज को। मैंने सारी पॉइंट्स अच्छे से स्लाइड्स में लिखे हैं, आपको एक बार रीडिंग जरूर लेना है। यू हैव टू रीड ऑल द पॉइंट्स बेटा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगी, क्वेश्चंस करा दूंगी, मगर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं, समझ गए हो। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ। जब फोटोन सफिशिएंट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और फिर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एकदम बिना किसी टाइम लैग के इजेक्ट होता है अगर आपने इनफ फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली है तो। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या था बेटा, वर्क फंक्शन वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो ओवरकम कर सके अट्रैक्टिव फोर्सेस को, है ना। मैं बता चुकी हूँ कि देखो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड होता है। तो यार सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी कंपनी में 100 रुपए में काम कर रहे हो और तुम्हें बाहर से कोई कंपनी वाला बोलेगा हमारे पास 80 रुपए में काम करो, तो तुम ये सोचोगे ना भाई ऐसा क्या काम है कि मेरे को कम पैसे में काम करना पड़ रहा है। तुम चाहोगे कोई 150-200 रुपए का ऑफर लेकर आए तो तुम सोचोगे, है ना, कि हाँ चलो ठीक है मैम मैं सोच सकता हूँ, अब आई कैन थिंक ऑफ इट। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी उसके न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, तो क्या कोई भी लल्लू पल्लू फ्रीक्वेंसी की लाइट आकर के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है? नहीं। आपको एक मिनिमम पर्टिकुलर मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की लाइट डालनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ताकि वो अपने न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के आपके साथ बाहर निकल ले। समझ रहे हो ना, तो उसकी फील्डिंग कहीं सेट है ना पहले से, तो भैया तुम्हें एफर्ट्स और ज्यादा करने पड़ेंगे, सामने वाली पार्टी से डबल ट्रिपल एफर्ट लगेंगे अगर उस बॉन्ड को तोड़ना है तो। समझे ना, तुम उस बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो तुम्हारी बात बनेगी, कोई सेटिंग बनेगी, वरना हो ही नहीं पाएगा। तो वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट। ये बता चुकी मैं, अगर फोटोन लेस एनर्जी का डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं आएगा, है ना, एमिट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे पॉइंटर्स है। अब इसमें ना ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ तो ग्राफ्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 ग्राफ जो काफी इंपॉर्टेंट थे, है ना। एक तो इलेक्ट्रॉन करंट वर्सेस लाइट इंटेंसिटी और दूसरा ग्राफ मैंने आपको ये बताया था, है ना, जो फ्रीक्वेंसी वाला था, राइट, फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ था। अब इसी में ये हम कर चुके थे इंटेंसिटी वाला, देखो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन करंट वर्सेस लाइट इंटेंसिटी। अब इसी में वो ऐसे तुम्हारे साथ छेड़खानी कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन करंट दे देगा, इलेक्ट्रॉन करंट या इंटेंसिटी दे करके, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट और तुम्हें यहाँ दे देगा फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी का तो इलेक्ट्रॉन करंट पे फर्क ही नहीं पड़ा था, तो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ वो अलग अलग दे सकता है। अगर तुम्हें बेस एक्सप्रेशन ध्यान है और ये मेन पॉइंट्स 2-4 याद है तो तुम ग्राफ को कभी गलत नहीं कर पाओगे, ग्राफ तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसी में लैम्डा दिया गया तो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस ये काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम का टॉपिक भी होता है, वैसे वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ इतना नहीं, बट मैं करा दूंगी फिर भी डिफाइन एक बार। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बेटा, the potential that can stop a photoelectron having maximum kinetic energy from reaching the anode। एनोड कहाँ से है मैम, देखो आप बस ये समझिए कि आप समझो बेटा जितने आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब आप फोटो इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो 0 से k मैक्स तक होती है।
क्यों मैम, 0 से के मैक्स का क्या मतलब है? देखो समझो, जब भी तुमने फोटोन डाला वो जाके एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराया, है ना, उस फोटोन ने सारी की सारी एनर्जी अपने मतलब उस अपनी सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल ही रहा था। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आता है, मान लो वो किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, किसी और एटम से कोलाइड कर लेता है, तो कोलाइड करने पे वो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को फुली या पार्शियली लूज कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी कोलिजन के दरमियान जो वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, उसने कोलिजन के दरमियान अपनी सारी की सारी एनर्जी लूज कर दी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। कुछ ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि उसने कोलिजन के दरमियान पार्शियली अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज किया, तो ऐसा हो सकता है। एक केस है कि वो किसी से टकराए ही ना और काइनेटिक एनर्जी मैक्स लेके बाहर निकल आए। तो आप ये देखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स तक रेंज करती है। तो आपको बेटा कितना मिनिमम पोटेंशियल देना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी रुक जाए, मतलब वो भी 0 काइनेटिक एनर्जी पे आ जाए, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल दैट कैन स्टॉप अ फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आल्सो फ्रॉम रीचिंग द एनोड। मतलब सामने अगर आप इसमें प्लेट लगा रहे हो, यहाँ पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन अब आपके निकल रहे हैं ना, मेटल का प्लेट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके सामने एनोड की तरफ जा रहे हैं। पूरा सर्किट आपने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे बैटरी आपने लगा रखी है और इधर बीच में आप मतलब करंट फ्लो चल रहा है आपका, यहाँ किया क्लोज है, तो एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, चल के सामने एनोड की तरफ आ रहा है। तो जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या क्या होता है, ये जो बैटरी होती है आप इसको रिवर्स पोलैरिटी में अटैच करते हो। अगर आपने बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में लगा दिया, आप समझिए रिवर्स पोलैरिटी में अगर मैंने बैटरी को लगाया तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस प्लेट से बाहर निकल रहे थे, ठीक है, और सामने कहां जा रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे, प्लस की तरफ। आपने बैटरी को बेटा रिवर्स पोलैरिटी में लगा दिया, मतलब प्लस माइनस कर दिया। अब जैसे बैटरी को मैंने रिवर्स पोलैरिटी में लगाया तो सामने वाला प्लेट नेगेटिव बन गया। अब इलेक्ट्रॉन सामने की प्लेट की तरफ जो कि नेगेटिव है जाने से रुकने लगेंगे। तो पहले 0 काइनेटिक एनर्जी वाला तो जा ही नहीं रहा, ऑब्वियसली जो कम काइनेटिक एनर्जी का है पहले वो रुकेगा। तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, जो फोटो करंट है वो रुक जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब फिर क्या होगा, आप और रिवर्स पोलैरिटी जैसे ही बढ़ा रहे हैं बैटरी की तो थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन रुकेगा। एक पॉइंट आएगा, एक इतना पोटेंशियल आप अप्लाई कर दोगे रिवर्स पोलैरिटी में कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन जिसकी हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी थी, जो के मैक्स लेके घूम रहा था, वो भी रुक जाएगा। जब के मैक्स वाला भी एनोड पे जाने से रुक गया, वही पोटेंशियल जो रिवर्स पोलैरिटी में था वही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। समझे? फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में करोगे तो उतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो डोंट वरी। तो वो पोटेंशियल जो स्टॉप करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम रीचिंग द एनोड, इसी को बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। के मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी नॉट है। समझ गए? ये होता है। फिजिक्स में करोगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कहता है द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय फोटोन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लैटिनम मेटल इज। बताइए, बहुत इजी है, क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए फोटोन्स को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लैटिनम। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो तो वर्क फंक्शन ही है ना, दैट इज द मिनिमम एनर्जी। एंड वर्क फंक्शन वी नो इज व्हाट, वर्क फंक्शन इज एक्चुअली h nu नॉट, है ना। तो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन है, तो h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³ JS इनटू जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है प्लैटिनम का आपको दिया गया है 1.3 × 10⁻15 और ये सेकंड इनवर्स सेकंड से कटेगा, जूल्स में वैल्यू आएगा। कितना सिंपल था, इसको ही सॉल्व करना था बस तुम्हें। 8.58 × 10⁻19 जूल्स। किस्मत अच्छी हो तो छोटू सा क्वेश्चन भी आ सकता है और वरना तो फिर भैया बड़ा भी हो सकता है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट कहता है वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ अ फ्यू मेटल्स आर गिवन बिलो। तो आपको कुछ वर्क फंक्शन दिए गए हैं मेटल्स के। कहता है नंबर ऑफ मेटल्स दैट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट। तो कितने मेटल्स जो है वो शो करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर आपने गिराई। तो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, तो बेटा इंसिडेंट लाइट का एनर्जी क्या होगा,
hc अपॉन लैम्डा होता है। अब देखिए ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए और लैम्डा अगर नैनोमीटर में दिया गया है तो आप ऊपर 1240 यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई जो इंसिडेंट लाइट की है। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी 3.1 है। अब आप जानते हो जिस जिस मेटल का वर्क फंक्शन 3.1 से कम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। तो लिथियम भैया देखिए 2.42 वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी थी, आपने 3.1 डाली, ये पिघल जाएगा। कहेगा यार वैसे चलो यहाँ में पिघल गया। सोडियम 2.3 पिघल गया, पोटेशियम 2.2 पिघल गया, मैग्नीशियम कहेगा भाई मैं ना पिघलता, यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर और सिल्वर, शर्म करो 3.1 लेकर आए हो। अरे हमारा तो 3.7 4.8 4.3 से चलता है, तुम कहाँ 3.1 में सोचो हमसे सेटिंग करोगे। नहीं भैया हम नहीं करते। तो यहाँ पे कितने मेटल्स हैं? 3, तो आंसर वुड बी 3। ओके अच्छा, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पीवाईक्यू रिकॉर्डिंग सेशन, पीवाईक्यू लाइव सेशन, सॉरी इतने रिकॉर्डिंग्स होते हैं ना बैच के लिए कि मतलब भूल ही गई मैं। पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन लाइव होगा और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब रखना है क्योंकि मैं यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस करा रही हूँ, जब हम पीवाईक्यूज वाला सेशन लेंगे उसमें नए क्वेश्चंस करेंगे, मेंस और एडवांस सारे इंपॉर्टेंट, और मैं वो क्वेश्चंस कराती हूँ जो रिपीट सबसे ज्यादा होते हैं एग्जाम में। तो ये देख लेना, कई बार क्लास में जो भी यूट्यूब पे ओपनली पढ़ते हैं पीवाईक्यूज वो बिल्कुल एज इट इज रिपीट हो जाते हैं। तो बस मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड। बैच को पूरा शिद्दत से फॉलो करो बेटा। बाकी एकलव्य टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बना दी है, इस बार भी हाईएस्ट सिलेक्शन होगा इससे, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। मतलब गोदी में उठा के आईडी पहुंचा के आएंगे, तुम समझ लो। वो भी ऐसा सिस्टम जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस सिस्टम में हाथ पकड़ के साथ चलेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो बस मेहनत करना बेटा और टेस्ट सीरीज को चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके चलिए आगे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ये एक छोटू सा टॉपिक है, फिर उसके बाद आगे हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि भाई लाइट है ड्यूअल कैरेक्टर वाला। प्लैंक्स ने जो बोला था पार्टिकल नेचर पे, वो अब हमने देख भी लिया, उसका सपोर्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, तो पता चल चुका है कि भाई लाइट हैज ड्यूअल नेचर, है ना। वो तो हमें पता था। बिल्कुल ऐसे ही बेटा जो मूविंग मैटर होता है उसका भी ड्यूअल नेचर होता है। आप आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे जहां हम इलेक्ट्रॉन की ड्यूअलिटी के ऊपर बातचीत करेंगे कि यस इलेक्ट्रॉन हैज प्रीडोमिनेंटली वेव नेचर, जो बोर बाबा ने नहीं बताया हमें, राइट। तो डी ब्रॉगले थे, इन्होंने क्या कहा, डी ब्रॉगले ने सजेस्ट किया कि कोई भी पार्टिकल है, सिर्फ फोटोन्स नहीं, सिर्फ लाइट नहीं, कोई भी पार्टिकल जो ट्रैवल कर रहा है किसी लीनियर मोमेंटम p के साथ, जिसका कुछ मास है m, जिसकी कुछ वेलोसिटी है, मतलब कुछ स्पीड है v, इट विल हैव अ वेवलेंथ। कि भैया कोई भी मूविंग पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड कोई ना कोई वेवलेंथ जरूर होगा। अब तुम कहोगे शिल्पी मैम मैं भी तो मूविंग हूँ, क्या मुझसे भी एसोसिएटेड कोई वेवलेंथ है? तो मैं कहूंगी हाँ, मगर वो इतनी ज्यादा स्मॉल है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज में क्या होता है ना बेटा, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज का मास बहुत ज्यादा होता है। हमारा मास बहुत ज्यादा होने की, एक क्रिकेट बॉल का मास बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि वो कंसीडरेबल नहीं होती। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि वो दैट इज एप्रिशिएबली हाई इनफ दैट मेक सेंस, है ना। वरना यहाँ तो इतना मास ज्यादा है, मैक्रोस्कोपिक पे तो वेवलेंथ इज नेग्लिजिबल। अच्छा तो इन्होंने ये कहा। अच्छा तो लोगों ने पूछा भैया आप कह रहे हो डी ब्रॉगले बाबा कि किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ जो किसी लीनियर मोमेंटम p से, मास m, वेलोसिटी v से चल रहा है, उसकी कोई वेवलेंथ है, तो बताओ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। तो इन्होंने कहा आओ बताता हूँ, वेवलेंथ निकालने के लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम यूज करना है। और लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ SI यूनिट्स का यूज करना है आपको, मास को किलोग्राम में लेना है, खास ध्यान रखिएगा, SI यूनिट्स यूज करने हैं। क्या इन्होंने हवा में बात करी है? नहीं, इन्होंने हवा में नहीं बोला बेटा। इस वेव नेचर को सपोर्ट भी किया गया था डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से। हालांकि हमें पढ़ना नहीं था, नहीं है कि क्या है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में, मगर उन्होंने कही ये बात कि यस उन्होंने ऑब्जर्व किया डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ क्रिस्टल which is characteristic of waves. Diffraction is a characteristic of what kind of particles? The wave, है ना। तो उन्होंने देखा, डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट में देखा डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ने डाइफ्रैक्ट किया
ओके तो तब पता चला अच्छा तो इनसे कुछ वेव नेचर तो है भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास भी, और इन्होंने बोला डी ब्रॉगली ने कि वो वेवलेंथ आप h अपॉन mv से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप डी ब्रॉगले वेवलेंथ का बाकी और एक्सप्रेशंस की फॉर्म में, एक तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, अब बेटा देखिए काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, सही बात है। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, तो m के इस 2 को इधर ले आऊं और ये बनेगा m स्क्वायर v स्क्वायर बनेगा। अब आप mv की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लैम्डा क्या होगा h अपॉन mv, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे भी ऐसा यूनिट, तो मास यहाँ भी किलोग्राम, मतलब ये तो वही है, चलो पीछे लिख ही चुके हैं। एक तरीका लिख सकते हैं h अपॉन स्क्वायर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बेटा अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल q को अगर आप v पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट करा देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख सकते हैं। तो दूसरा फॉर्म जो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m q इंटू v कर सकते हैं। इसमें चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दिया। ठीक है, अगर आप फॉर इलेक्ट्रॉन अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, आपको पता है मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड है, चार्ज फिक्स्ड है, h तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा, लैम्डा इज गोइंग टू बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 150 अपॉन v पोटेंशियल एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में होगा। अब इस रूट 150 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या मैम? बिल्कुल कर सकते हो, शॉर्टकट चाहिए तुमको बस, है ना। और शॉर्टकट बताओ, 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो जो भी v होगा उसका रूट नीचे डिनोमिनेटर में ले लेना, समझ गए। 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो ये बेटा है आपका, अगर कोई और चार्ज पार्टिकल है तो आपको यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा, ये इस एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये वाले से। तो फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान में रखना, ये अगर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिक केस है तो दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। सब पे मत लगा देना इसको, सब पे तो ये वाले लगेंगे, ये वाले एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये इनका एक्सप्रेशन था। कुछ क्वेश्चंस आई विल शो यू, उससे पहले देखिए एक दो बातें और। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का जो प्रूफ था बेटा वो भी हमें यहाँ मिल गया था। कैसे मैम? देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए किसी इलेक्ट्रॉन जब एक चक्कर पूरा करता है, अब आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, पर शिल्पी मैम अब तक तो हम पढ़ रहे थे बोर मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है वो ऐसे शू पुचक करके घूम रहा है। अब आपने एकदम बोला कि मैम इसका वेव नेचर है, तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी वेव बनाता है? तो फॉर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ 1 रिवोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म्ड पर ऑर्बिट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 ऐसी वेव्स बनाएगा, है ना। तो कितना आप एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 पाई आर, और कितनी वेव्स उसमें आएंगी, n लैम्डा के बराबर होती है। 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब मैम लेना देना? देखो, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, बोर का जो पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन यही था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो अगर आप इसको 2 पाई r इधर ले आओ, nh अपॉन mv लिख लो, तो h अपॉन mv क्या है, लैम्डा। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, 2 पाई इज इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब एक रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कितने वेव्स बनाएगा उसके ऑर्बिट नंबर के ही बराबर बेटा। जैसे फर्स्ट वाले में है ना, पहले एक सर्कुलर पाथ, एक रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन एक वेव बनाएगा। अगर सेकंड ऑर्बिट में है तो 2 वेव्स आएंगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स आएंगी, 4 में 4 आएंगी। यहाँ पे r आप जानते हो बोर रेडियस इनटू n स्क्वायर अपॉन z होता है। ठीक है, तो इससे हम जो है काफी यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। आई विल शो यू, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। देखो, कहते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज ए नॉट। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी मतलब वो ये पूछ रहा है डैश, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन इज गिवन एज डैश ए नॉट, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी, ये तो पता है ए नॉट क्या होता है ना, बोर रेडियस होता है। तो पूछा क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। ये तो बोर मॉडल का सवाल लग रहा है मैम, यस।
रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एन वैल्यू 2 रहेगी, हीलियम है तो Z 2 रहेगा, है ना। रेडियस क्या होगा, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन Z, तो यानी R इज इक्वल टू 2 ए नॉट, कितना होगा रेडियस, ट्वाइस ऑफ ए नॉट, ट्वाइस ऑफ ए नॉट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखिए, कहता है अगर ए नॉट इज डिनोटेड एज बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट, तो आप अभी करके आए हो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 पाई आर क्या होगा, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्बिट है तो n2 है, हाइड्रोजन है तो Z1 है, n स्क्वायर अपॉन Z इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन को एन ही रखना चाहते तो 2 भी रख सकते थे, बट ठीक है एन ही रख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 पाई ए नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा, 8 पाई ए नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा, कर सकते हैं 8 पाई ए नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। एक क्वेश्चन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, 2 पाई एज इट इज, आर को क्या लिखेंगे, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना है बेटा 4 का स्क्वायर यानी 16 अपॉन हाइड्रोजन एटम में लिख लो, इसमें हाइड्रोजन एटम है तो Z1 एन लैम्डा, एन की वैल्यू क्या है 4 लैम्डा, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 पाई ए नॉट लैम्डा, तो पाई ए नॉट अलग करके पूछा था तो आंसर वुड बी 8, कह सकते थे। हैवी नहीं लगा होगा ना सेशन एकदम। तो आज के सेशन के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एक बार आप देखिए। हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम कर चुके हैं। जो अगला पार्ट नंबर 3 होगा उसमें अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को करेंगे, हेजनबर्ग से शुरू करेंगे, वैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें क्वांटम नंबर्स, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स वगैरह हमें पढ़ने रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था आज का और अगला सेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक बार जल्दी सी मतलब क्विकली समराइज कर लेते हैं सारा, तो रिवाइज कर लेते हैं क्विकली जो भी अभी तक हमने किया है। तो इट इज रिवीजन टाइम। तो आज के सेशन में मेरा सबसे पहली चीज वाज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम का एक टाइप है, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप हाइड्रोजन गैस के सैंपल को एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स एटम्स में टूटते हैं, वो एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, जब हाई से वापस लो में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं। तो उसी के पॉइंट से रिलेटेड हम लोग जो है कि जब इतने सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस का कलेक्शन हमें मिलेगा, है ना। तो अलग अलग सीरीज में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को। जैसे लाइमन सीरीज है हमारे पास, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी लेवल से कूद करके किस में आता है, ग्राउंड लेवल n1 इज इक्वल टू 1 में, तो ये सारी लाइंस बेटा लाइमन सीरीज में आती हैं जो यूवी रीजन में होती है। बामर सीरीज होता है जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल जैसे 3 से कूद के 2 में आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है, विजिबल रीजन में होता है। पाशन सीरीज है जो सारा हाई लेवल से कूद के 3 में आता है, जो IR, नीचे वाले सारे इंफ्रारेड में होते हैं। ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज, ठीक है। आगे हम्फ्री सीरीज भी होती है। तो इसके अंदर देखो आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज या थर्ड लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन से कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। लाइमन की फर्स्ट लाइन मतलब पहली स्पेक्ट्रल लाइन जो 2 से 1 के ट्रांजिशन में हुई है। थर्ड लाइन ऑफ पाशन पूछा तो 4 से 3 में पहला, 5 से 3 में दूसरा, फिर 6 से 3 में तीसरा लाइन होगा। ऐसे ही अपना थर्ड लाइन होगा, है ना। इस तरीके से हम बता सकते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस को अलग और जो करस्पॉन्डिंग रीजन है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला बेटा जो वेव नंबर है या 1 अपॉन लैम्डा, ये कैसे लिखते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर,
ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर भी होता है। हाइड्रोजन के लिए बात करें तो जेड 1 होगा, कोई और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है तो जेड आपको रखना पड़ता है। N1 क्या होता है, N1 आपका लो एनर्जी लेवल है, N2 हाई एनर्जी लेवल है, जहां से इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन करके N1 में आया, N2 N1 में आया, ठीक है। फिर हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो कैलकुलेशन है तो उसमें कई केसेस हैं। जो एक जेनरिक केस होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी मतलब N2 लेवल से N1 में ट्रांजिशन कर रहा है, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस डेल्टा N इंटू डेल्टा N प्लस 1 अपॉन 2 से हम करते हैं। डेल्टा N होता है N2 माइनस N1। कुछ और केसेस हैं इसमें, जैसे कभी कभी तो फॉर्मूला काम ही नहीं करता। अगर फॉर्मूला नहीं दे रखा है आपको तो उसके केस में मतलब फॉर्मूला नहीं दे रखा, नहीं मतलब अगर फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा तो आपको खुद से ड्रॉ करके स्पेक्ट्रल लाइंस बनानी पड़ेंगी फिर, ठीक है। तो ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था। इसी में मैंने आपको शॉर्टेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट लाइन बताया था। शॉर्टेस्ट लैम्डा मतलब जहां एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कूद के N1 में आता है, शॉर्टेस्ट लाइन में वो है ना। अगर लॉन्गेस्ट लाइन है उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप मिनिमम होगा, वो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन N1 में आ रहा है N1 प्लस 1 से कूद के, ठीक है। मतलब जैसे 4 से कूद के 3 में आ रहा है, 8 से कूद के 7th में आ रहा है, इस तरीके से। उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बातचीत करी, जो फिनोमेना जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है कुछ मेटल के सरफेस पे, जब उस मेटल के सरफेस पे एक पर्टिकुलर एनर्जी का बीम डालते हैं। जैसे हमने क्या किया, मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर हमने इंसिडेंट लाइट डाली और इससे इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन होता है, इजेक्शन होता है, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मगर हमेशा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करता। हर मेटल की अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है, न्यू नॉट। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम डालते हैं बेटा तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जरूर आएगा, मगर जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है। अगर बेटा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा और काइनेटिक एनर्जी भी उसे मिलती है। जो भी इंसिडेंट लाइट आप उस पर डालते हैं उस एनर्जी के दो हिस्से होते हैं। पहला मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को मेटल की गिरफ्त से बाहर निकालता है, जो बचती है बाकी मैक्सिमम एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसे मिलती है। यानी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के मैक्स। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ्स आते हैं अपने पास। दो और पॉइंट मैंने आपको बताया इसमें कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट है जब आप उसकी इंटेंसिटी को चेंज करते हो, इंटेंसिटी चेंज करने से नंबर ऑफ इजेक्टेड, देखो इंसिडेंट लाइट की बेटा अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिससे फोटो करंट सर्किट में बढ़ता है। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है ना। बाकी दोनों का एक दूसरे से क्रॉस रिलेशन है। इंटेंसिटी से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने वाले बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन ये हम कर चुके हैं, इससे रिलेटेड ग्राफ्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हमने जो फाइनल पोर्शन के बारे में बात की थी वो हमारा डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने ये कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जिनका कुछ मतलब लीनियर मोमेंटम है, कुछ मास m है, वेलोसिटी v एसोसिएटेड है, तो उसका लैम्डा h अपॉन mv से आप दे सकते हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना है तो mv को स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। अगर एक चार्ज पार्टिकल को q पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा दें तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 2m qv। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अगले सेशन में हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलोड बाय क्वांटम मैकेनिकल मॉडल करेंगे, राइट। तो पूरा बैच बेटा अच्छे से फॉलो करिए, फ्री है। एक लव इट एसेज लॉन्च कर दिया है, 70% पेपर पिछली बार मैच हुआ था, विद प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है, चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो। इस बार बेटा ज्यादा ही पेपर मैच करेगा ऐसा हम बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके पेपर को, पैटर्न को बहुत डीपली स्टडी करके, एनालाइज करके हमने इस बार क्वेश्चंस बनाए हैं और पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, थ्योरी वगैरह सब पढ़ा दिया जाएगा। अभी शायद इसका इंपॉर्टेंस आपको फील नहीं हो रहा है क्योंकि जुलाई चल रहा है अभी, है ना, मगर जैसे आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे तो जुलाई भी निकल चुका होगा। तो ट्रस्ट में जितना लेट आप टेस्ट सीरीज में एनरोल होंगे उतने कम समय में आपको ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे। तो आज से ही अगर अभी से टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड होना तो आपको ऐसा हो जाएगा, आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप टेस्ट को एनालाइज भी कर सकते हो, इंप्रूव करके मिस्टेक सुधार सकते हो। वी हैव इनफ टाइम ऑफ 5 मंथ्स। इसके बाद अगर नवंबर में जाके, अक्टूबर में जाके टेस्ट सीरीज खरीदते हो, जो बहुत लोग खरीदते हैं, पिछले साल खरीदा बच्चों ने नवंबर दिसंबर में, मगर सॉल्विंग का टाइम ही नहीं मिला, उनके सारे टेस्ट पेंडिंग रह गए। फिर हमने बताया देखो एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का है, तो कहते मैम हमने तो सॉल्व ही नहीं किया था,
था, तो वो तो गलती है ना अब उनकी। अब वो भी क्या करे बच्चा, उसको पता ही दिसंबर में चल रहा है कि ऐसी टेस्ट सीरीज भी है, कोई 70% पेपर मैच कर रहा है। तो अगर इस वीडियो को तुम सच में जुलाई अगस्त टाइप मंथ में देख रहे हो, तो आई वुड से यू आर लकी, यू हैव टाइम। इसमें 2 वेरिएंट है अपने पास टेस्ट सीरीज में। पहला एक 1499 रुपए का है, जिसमें मैंने कहा था थ्योरी भी मिलेगा, हम वीडियो सॉल्यूशंस देंगे, टेस्ट तो होंगे। और अगर सिर्फ तुम्हें टेस्ट चाहिए तो 1000 रुपए का वेरिएंट है। तो जो भी लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके चेक कर लेना। बाद में कब ये 1500 से 5000 हो जाए फिर मुझे कॉमेंट मत करना कि मैम प्राइस घटा दो प्लीज एक दिन के लिए। फिर बेटा मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन ऑफर ठहर जाए। अब आप ये वीडियो थोड़ा लेट देखेंगे तो हो सकता है टाइम तब तक जा चुका होगा। तो एक बार प्राइस जरूर चेक कर लेना नीचे जाके कि अपडेट तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई वुड जस्ट से दैट। तो कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड होगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन हाउ वाज द सेशन, और क्या तुम्हें इस पे पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन चाहिए। अगर 50 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया कि यस मैम पीवाईक्यू प्रैक्टिस अभी चाहिए इसी हफ्ते, तो मैं उसको लाइव ले लूंगी, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स ऑल्सो इफ डू कॉमेंट, तो वी विल टेक द नेक्स्ट सेशन लाइव, ठीक है, पीवाईक्यू के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज मी योर डोरा मैम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर, सी या।